हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ब्लूम्स के नेक्स्ट डोमेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अफेक्टिव डोमेन, जो कि ब्लूम और क्रैथवोल दोनों ने 1964 के अंदर रिप्रेजेंट किया था। जो अफेक्टिव डोमेन है वो बच्चों के इंटरेस्ट, एटीट्यूड और इमोशंस के साथ डील करता है। ये जो आप ब्लूम्स की एक्सटेंडेड टेक्सोनॉमी है उसका पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बच्चे को बताना चाहती हूँ कि बेटा आपको किस लिए हमेशा सच बोलना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि बच्चों को सच बोलने के लिए एक स्टोरी बता रही हूँ। भेड़िया आया वाली स्टोरी है ना, सभी ने सुनी है। जिसके अंदर आपको पता है कि जो वो होता है गडरिया होता है ना, वो क्या करता है, एक लड़का रहता है एक गांव के अंदर। वो पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ पे चढ़ के हमेशा बोलता है कि भेड़िया आया। तो सारे गांव वाले आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं होता, तो वो चले जाते हैं। तो वो दूसरी बार भी वैसा ही करता है, तब भी वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं होता। तो गांव वाले फिर भाग जाते आते हैं, लेकिन उनको कोई भेड़िया नहीं मिलता, तो वो वहाँ से फिर से निराश होकर गुस्सा होकर चले जाते हैं। थर्ड टाइम फिर वो वैसा ही करता है, लेकिन इस बार गांव वाले नहीं आते, लेकिन भेड़िया सच में आ चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस स्टोरी के ज़रिए क्या करूँगी, बच्चों को बताऊँगी कि बेटा कभी भी किसी के साथ आपको झूठ नहीं बोलना। तो बच्चे क्या करेंगे, अवेयर होकर इस चीज़ को सुनेंगे और रिसीव करेंगे। अब उन्होंने सुन लिया, तो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे अटेंटिव रहेंगे वो क्या करेंगे, रिस्पोंड करेंगे आपसे। अलग से कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछेंगे या दूसरे बच्चों को भी बताएंगे कि मैम ने बोला था कि आपको कभी किसी को झूठ नहीं बोलना। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो इस वैल्यू को समझेंगे। इसकी जो आपने बोला कि कभी किसी को झूठ नहीं बोलना, वो अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। जब वो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि मैंने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई कि बेटा आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना, आपको हमेशा दूसरों के साथ ईमानदारी के साथ बात करनी है, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, कभी फ्रॉड नहीं करना। ठीक है, क्लास के अंदर जितना भी मटेरियल है आपका, उसको पूरी तरह से मैनेज करके रखना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। जो गार्बेज है आपने उसको डस्टबिन में फेंकना है। तो बच्चा इतनी सारी चीज़ों को ना पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा कि टीचर ने जो जो बोला वो मुझे कैसे कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो उसको अच्छी मॉरल वैल्यूज़ मैंने बताई हैं, बच्चा सब चीज़ों को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा और उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। जब उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, तो वो सारी जो वैल्यूज़ है उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट कर बन जाएंगी। ठीक है, जब वो बात करेगा दूसरे लोगों से, तो उससे वो रिफ्लेक्ट होंगे कि हाँ, ये जो इंसान है इसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इन 5 स्टेप्स के बारे में बात की है। रिसीविंग के अंदर बच्चे को हम कोई ना कोई वैल्यू के बारे में समझाएंगे, कोई स्टोरी यूज़ करके या कोई ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए हम बच्चे तक अपना मैसेज पहुँचाएंगे। रिस्पोंड के अंदर बच्चा आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा या दूसरे लोगों को बताएगा कि टीचर ने ऐसा बोला था कि आपको ऐसा नहीं करना। वैल्यू के अंदर उसको उस जो आपने उसको जो मोरल वैल्यू के बारे में समझाया, उसको वो समझना शुरू कर देगा और उसको वो फॉलो करना भी शुरू कर देगा जैसा आपने बताया उसको। ठीक है, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके कहे अनुसार वो फॉलो करना स्टार्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको बताया, तो वो उसको जॉइन करके एक कंक्लूज़न पर निकलेगा कि अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो मुझे ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, मुझे किसी के साथ झूठ नहीं बोलना और मुझे कोई भी जो गार्बेज चीज़ है, जो कूड़ा-करकट है, उसको क्लास के अंदर नहीं फैलाना। मुझे उसको क्या करना है, डस्टबिन के अंदर फेंकना है, तभी मुझे गुड स्टूडेंट का अवार्ड मिलेगा। ठीक है? जब इन सारी चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज़ करेगा, ठीक है, उनको फॉलो भी करना स्टार्ट करेगा, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली उसके कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाएँगी, जो उसके कैरेक्टर को जैसे ही वो किसी के साथ बात करेगा, उसको रिफ्लेक्ट भी करेंगी कि हाँ, ये जो इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन और इंटरनलाइजेशन। वो सारी की सारी वैल्यूज़ उसकी जो लाइफ है, उसके कैरेक्टर है, उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएंगी। तो ये रहा हमारा अफेक्टिव डोमेन। इसके अंदर आपको याद रखना है, पहला स्टेप है हमारा रिसीविंग, नेक्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्स, उसके बाद थर्ड स्टेप है वैल्यू एंड फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टर आपका थर्ड स्टेप। फिफ्थ स्टेप है, यहाँ पे आप इसको R² VOC के माध्यम से याद रख सकते हैं।
अब साइकोमोटर डोमेन बच्चे के हैंड के बारे में डिस्कस करता है कि हमें बच्चे के मोटर स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। इसके अंदर भी हमने 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहला स्टेप है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन के अंदर बच्चा दूसरों को देखता है और उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है। मैनिपुलेशन के अंदर बच्चा अपनी तरफ से एक्शंस को परफॉर्म करेगा और प्रिसिशन के अंदर जो उसके, देखिए अब इस मैनिपुलेशन के अंदर क्या होगा, बच्चा एक्शंस को परफॉर्म करेगा लेकिन टीचर उसको गाइड करेगा। प्रिसीजन के अंदर क्या होगा, जो बच्चा एक्शंस तो परफॉर्म करेगा और एक्शंस थोड़े क्लियर भी होंगे क्योंकि एक बार वो पहले प्रैक्टिस कर चुका है, लेकिन उसको कोई गाइड नहीं करेगा। और आर्टिकुलेशन के अंदर जितने भी उसने अब तक एक्शंस परफॉर्म किए उनको कंबाइन करेगा। अब जैसे बच्चे को डांस सिखाना है, हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके सिखाएंगे। ठीक है। जब बहुत सारे स्टेप्स उसके एक साथ हमने परफॉर्म करवा दिया, पूरा का पूरा सॉन्ग करवा दिया, तो वो कुछ टाइम तक टीचर के साथ डांस करेगा, फिर बिना टीचर के डांस करेगा। तो देन उन सारे के सारे स्टेप्स को कंबाइन करके फिर एक साथ खुद डांस करने की कोशिश करेगा। सेवरल स्किल्स परफॉर्म्ड, जो जो उसने स्टेप्स किए उन सभी को वो एक साथ परफॉर्म करेगा। फिर नेचुरलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो उसके जो एक्शंस होंगे वो नेचुरल बन जाएंगे, अनकॉन्शियस बन जाएंगे। अगर वो नहीं भी सोचना चाहेगा तब भी वो खुद ना खुद वो एक्शंस परफॉर्म कर देगा। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के हम लोगों को हेलो बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जब हमने हेलो बुलाना शुरू किया तब हमने एक दूसरे को देख के ऑब्जर्व करके हेलो बुलाना शुरू किया। लेकिन अब जो जो ये हमारा एक्शन है, वो जो गेस्चर है हमारा पूरी तरह से नेचुरलाइज हो चुका है। हम जब भी किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, जस्ट वी वेव आर हैंड्स। ठीक है। जहाँ हम क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं। तो ये हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका एक पार्ट बन जाएगा जब हम इस चीज़ को बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ड्रिल करेंगे। जो हमारे एक्शंस होंगे अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे भी वो परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैकेनिकल प्रोसेस पे हम बोल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि घर से बाहर जाते हुए हमें क्या करना है, लॉक करना है, या हमें क्या करना है, जो घर घर से बाहर जाते हुए हमें लॉक करना है। ठीक है। पहले तो हमें पेरेंट्स बताते हैं कि आपको घर से बाहर जाते हुए क्या करना है, लॉक करना है, या फिर आपने जब पानी पी लिया टैप को क्या करना है, बंद करना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमें वो बार बार कहते रहते हैं तो ये एक्शंस अपने आप परफॉर्म हो जाते हैं। इवन तक हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, स्टिल हम ब्रश करने के बाद क्या करते हैं, टैप को बंद कर देते हैं। क्योंकि ये हमारे जो लाइफ है, हमारी अनकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो चले गए हैं, एक सिस्टम बन चुका है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। ठीक है। हायर ऑर्डर के अंदर हम जब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ डील करना सीख जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, सी, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। जो हमारी 6 लेवल हायरार्की है वो क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके अंदर 3 स्टेप्स है हमारे पास। कौन कौन से, सबसे पहले हम रिमेंबर करते हैं, देन उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हम एनालाइज करते हैं, फिर इवेल्युएशन होती है, देन उसके बाद क्रिएटिंग होती है। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम अलग अलग डायरेक्शन के अंदर सोचते हैं, देन उन सभी डायरेक्शंस को कंबाइन करके एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर सोचते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को, और उनमें से बेस्ट मेथड को हम चूज़ करते हैं और कोई नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जो ऊपर वाली जो 3 हमारे पास चीज़ें हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ये हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है। और जो नीचे है हमारे पास नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ रिलेट करती हैं। स्टूडेंट कांट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेप्ट्स एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए अब अगर हम चाहते हैं कि बच्चा 2 चीज़ों के बीच में हमें डिफरेंस बताए, तो वो कब बताएगा, जब वो चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाएगा, वो एनालिसिस पार्ट में पहुंच जाएगा, तभी वो डिफरेंस बता पाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो अभी वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप बच्चे को दोगे और बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा।
और अप्लाई पार्ट के अंदर बच्चा उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर यूज़ करना सीखेगा। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या होगा, सॉरी, जो आपका एनालाइजिंग लेवल है उसके अंदर बच्चा दो मेथड्स के बीच में डिफरेंस देखेगा। तो ये रहा हमारा आज का पार्ट, जिसके अंदर हमने ब्लूम की टेक्सोनोमी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लूम्स की टेक्सोनोमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।